हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे 10th क्लास का मैथ्स का। ये नए सेशन का है 2020 से 21 वाला, गणित विषय का 10वीं में। मैं हिंदी में कंटेंट बता रही हूँ, आप चाहें तो वेबसाइट से इसका इंग्लिश में भी कंटेंट देख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी इकाइयाँ आ रही हैं। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयाँ आ रही हैं हमारी। पहला है नंबर सिस्टम, ये आएगा 6 नंबर का आपका। सेकंड है आपका अलजेब्रा, जिसमें आपका आता है अंकगणित, वो 20 नंबर का आएगा। थर्ड पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 नंबर का आएगा। चौथा ज्योमेट्री आएगा आपका ज्यामिति 15 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आएगी 12 नंबर की। मैंसुरेशन आएगी आपकी 10 नंबर की। जहाँ स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी और हम प्रायिकता की बात करते हैं वो आएंगे 11 नंबर के। ये कुल है 80 नंबर का पेपर आपका। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होता है, 20 में से आपको आपका स्कूल ही नंबर देगा और ग्रैंड टोटल हो जाता है इसका 80 जमा 20 यानी कि 100 नंबर का पेपर, जिसमें 20 आपके स्कूल के हाथ में है और 80 नंबर का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर की आएगी। चलिए अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहला अध्याय आपका है वास्तविक संख्याएं। नंबर सिस्टम में आपकी आएंगी रियल नंबर्स के बारे में वास्तविक संख्याएं, आपका पहला चैप्टर है ये आपकी बुक का। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के कथन आ जाएंगे आपको, जितनी भी जैसे मैंने बोला था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अंकगणित अलजेब्रा, वही चीज़ आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले किए गए कार्यों की समीक्षा करना उदाहरण द्वारा प्रेरित करने व समझाने के बाद, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको √2, √3, √5, आप चाहें तो √7 भी की अप्रेम्यता का प्रमाण आपको सिखा रखा है। √3 हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही आपको √5 और √7 का करना था। अपरिमेय संख्याओं का शांत होना, अशांत होना और उनकी दशमलव आवृत्ति के रूप में प्रदर्शन करना कि कितने दशमलव बाद वो शांत होगा या अशांत ही है वो। ठीक है, ये हम पहले भी अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन्हीं चीज़ों पर जोर देना है, फोकस करना है। यही था आपका पहले चैप्टर का सार कि उसमें क्या क्या चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये अप्रियमितता का प्रमाण तो आता है और किस किस का आता है वही संख्या भी आपको बता दी गई हैं। ये आपको हल करनी भी आनी चाहिए, शांत और अशांत वाली। चलिए अब हमारा दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांक, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि शून्यांक कैसे निकालेंगे, उसके आप मूल कैसे निकालेंगे। जहां हमने अल्फा और बीटा की बात की थी, वो द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है। रैखिक समीकरण भी आ जाते हैं आपके आलेख के रूप में। द्विघातीय बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध, जैसे आपको बताया था मैंने, योगफल वाला और गुणनफल वाला। आपको ये सब पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद आप कैसे लिखते हैं, उसका सूत्र क्या है। चलिए अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसका ग्राफीय विधि द्वारा हल संगत है या असंगत है। देखिए, दो समीकरण आपको दे रखे हैं, आपको उसको हल करना आना चाहिए। जहां हम कहते हैं x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न समाधानों के लिए बीजगणितीय स्थितियां आपको दी गई होंगी। एक रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए बीजगणित विधियां, देखिए मैंने आपको दोनों विधियां समझाई हुई हैं। प्रतिस्थापन विधि भी समझाई हुई है आपको, जिसमें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक चीज़ की दूसरे में स्थापना करनी। और विलोपन विधि, जहां विलोप कर देना, लुप्त कर देना, गुप्त कर देना, गायब कर देना, हम विलोपन विधि भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन्हीं दोनों विधियों पर जोर देना। कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, आपको सिर्फ हल करना होता है, तब आपकी मर्जी आप किससे हल करते हैं। सरल स्थितियां दी होंगी, वाली समस्याएं भी दी होंगी, आपको कुछ दे दी कंडीशन, स्थितियां दे दी, अब बनाइए इनके समीकरण। रैखिक समीकरणों में परिवर्तित की जाने वाली समीकरणों पर आधारित समाधान, आपकी साधारण से साधारण समस्याएं भी आ जाएंगी। अब देख लेते हैं अध्याय 4 आपका द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मैंने अभी बोला ना, आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए कैसे हम द्विघात समीकरण लिखते हैं। ax² + bx + c किसके बराबर है, 0 के। यहाँ a क्या है आपका, 0 नहीं होगा। 0 होगा तो x² गायब हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं रहेगा। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना आना चाहिए। मैंने आपकी मर्जी, आप कैसे निकालते हैं उसे, प्रतिस्थापन से निकालते हैं या विलोपन से निकालते हैं। केवल वास्तविक मूल की बात करें, द्विघात सूत्र द्वारा हल करें। मूलों का प्रकृति, मैंने बोला था ना आप कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, या तो वो वास्तविक हैं,
समान है, असमान है, अवास्तविक है, ये आपको सब बताना चाहिए। और विविध कर आता है आपका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, डी निकालने के लिए, उसका सूत्र भी बता रखा है b² - 4ac। ये संबंध आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अध्याय नंबर 5, समांतर श्रेणी यानी कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि लास्ट वाला हमें नहीं पता कौन सा पद है वो, और इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए अभिप्रेरित करना। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तीसरा पद निकाल दीजिए, आठवां पद निकाल दीजिए, छठा पद निकाल दीजिए, ये आपको सूत्र इसका पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात कर लेते हैं अपने अध्याय 6 की, त्रिभुज की परिभाषा। उदाहरण समरूप, समरूप होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, जब सब चीज़ें बराबर हैं। के विरोधात्मक उदाहरण, काउंटर एग्जाम्पल्स आते हैं, इसकी परिभाषाएं आ जाती हैं कई बार, और कई बार आपके NCERT के उदाहरण सीधे उठकर आ जाते हैं। अब क्या क्या सिद्ध करने के लिए आता है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला बिंदु लगा रखा है, इसका सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है आपको? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। आपको ये सिद्ध करना, ये प्रमेय आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपकी NCERT में ही है, बस आपको देखना है कि क्या बोल रही है प्रमेय। ठीक है, अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी कि एक तरफ जिस अनुपात में आएगी दूसरी तरफ भी उसी अनुपात में आनी चाहिए। चलिए अपना दूसरा बिंदु डिस्कस कर लेते हैं, इसको चर्चा में ले आते हैं। अभिप्रेरणा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो क्या हो जाती है, उसकी वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। ये हमने करी भी है थ्योरम, ये प्रमेय करी भी है, आपको वही सिद्ध करनी, अभिप्रेरणा आनी चाहिए। देखिए सब आपका NCERT में अवेलेबल है, आपने अगर नहीं देखा तो अब भी आप देख लीजिए। तीसरा बिंदु है अभिप्रेरणा, यदि दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज दे रखे हैं, संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर उनके कोण बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो वो अपने आप ही समरूप हो जाएंगे। चौथा बिंदु अभिप्रेरणा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, एक त्रिभुज है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी कि एक ही अनुपात में हैं दोनों त्रिभुज, अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण है, और इसलिए और किस लिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक है, वही बात है क्योंकि समान है। फिफ्थ पॉइंट अभिप्रेरणा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ए बराबर हो गया कोण, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह आपको बेसिकली समरूप की दशाएं बता रखी हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ASA, आपका SSS, SAS, वही सब चीज़ें हैं, आपको वही देखनी है कौन सी दशा इसमें लगाई गई है समरूपता के लिए। बिंदु नंबर 6 अभिप्रेरणा, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से मतलब टॉप बिंदु से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के रूप में होते हैं, यानी कि आधे आधे उसने भाग में काट दिया और बिल्कुल लंब बना रहा है, यानी कि 90-90 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों तरफ, तो परस्पर ही वो क्या हो गए, समरूप हो गए बाय RHS, यानी कि समकोण त्रिभुज रूपता, समरूपता। बिंदु नंबर 7 सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करने के लिए आता है हमेशा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, उसमें जो कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग कर्ण पे, यानी कि आपकी कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय है, वही सिद्ध करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसे डायरेक्ट ना लिखते हुए ऐसे लिख दिया। आपको पहचाननी है कौन सी प्रमेय आपको बताई जा रही है सिद्ध करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपको करनी ही
करनी है। अब हमने छठा बिंदु डिस्कस कर लिया, सातवां बिंदु डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपने अध्याय नंबर 7 पर, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हो सके तो इसको शेयर भी करें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है रेखा यानी कि द्विविमीय समीक्षा। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के आलेख हैं, उसमें दूरी सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका विभाजन, यानी आंतरिक रूप से विभाजित कैसे किया जाता है। आपने रेखाखंड को विभाजित करना सीखा ही था अनुपात में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेसिकली? चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। समकोण त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम का है के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पूछे जाएंगे। इसके अस्तित्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये सुपरिभाषित है, आपका पहले से ही परिभाषित है, जिसमें आपने सीखा था 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, 45 का, 60 का, 45, 60 के कोण आप बनाने पहले ही सीख चुके हैं। ये त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान है। इसमें आपको क्या करना है? विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध स्थापित करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इसके अपोजिट क्या होते हैं, इसके उल्टे क्या है, और उन्हें किस तरह से दर्शाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, हल किया जाता है। सब समीकरण दी होंगी, कुछ समीकरण में ये भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। साइन ए स्क्वायर थीटा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जहाँ हमने और भी किया था कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब चीज़ें आपको, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनका अनुप्रयोग मतलब कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, आपको प्रश्न हल करने के लिए आते हैं इन पर आधारित। अब देख लेते हैं अपना अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं हम, ये ऊंचाइयों और दूरियां पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण होता है वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं, वो हम अगर नीचे खड़े हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन। वहीं अवनमन कोण वो होता है जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या और अध्याय है। आपका है अध्याय 9 हम डिस्कस कर चुके हैं, अध्याय 10 वृत्त के ऊपर है आपका। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर 9 तक ही रखते हैं, 10 से हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो एंड प्रेस बेल आइकन।